हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ AK's जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने AK जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 138। 130वां बिल जो संवैधानिक अमेंडमेंट मतलब कि जो चेंज संशोधन बिल है उसके बारे में हम 2025 का सबसे इम्पोर्टेंट एक बिल माना जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मैं इसे कहीं से पढ़ के बता रही हूँ, मैं आपको किसी पर्टिकुलर मैगज़ीन से रीड करके आपको समझाऊँगी। पर्पस ये है कि बिल्कुल क्लियर रहे, हम जो भी रियल इसके बारे में बताया गया है वो चीज़ हम दोनों को पता रहे, हम सभी को। ठीक है, जैसे कि इसका एक इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, इसमें ये बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशनल 138th अमेंडमेंट बिल 2025 इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यू लॉ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यू लॉ कहलाएगा। प्रपोज टू फिक्स, इसका क्या पर्पस है? प्रपोज टू फिक्स अ सीरियस गैप, जो गैप है उन गैप को ख़त्म करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस गैप को ख़त्म करने के लिए ये प्रोविज़न लाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई क्राइम करता है या फिर कुछ भी करता है, तो वो उसको उस पर्टिकुलर उसके लिए बहुत सारे ऐसे केसेस बने हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लॉज बने हुए हैं जिसके थ्रू उनको हटा दिया जाता है उनकी पोजीशन से। क्या यही चीज़ हमारे मिनिस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के जो मिनिस्ट्रियल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई होता है? अगर वो अप्लाई हो रहा है तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गैप नहीं कहेंगे। अगर नहीं अप्लाई हो रहा है देन डेफिनेटली कम अंडर द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन और गैप बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड द कॉमन सिटीजन्स। ठीक है, कॉमन पीपल जो हैं, इसीलिए इसी डिस्क्रिमिनेशन को, इसी बायस को ख़त्म करने के लिए ये प्रोविज़न लाया गया है। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ, और जिससे कि आपको आगे भी समझ में आ जाए क्या इसका पर्पस है, इसमें क्या बेसिकली चीज़ें, क्या पॉइंट्स डाले गए हैं, उसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है प्रोविज़न? ये जो हमारा नया बिल है 2025 का 2025 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा। ये आपको याद रखना है, हमारे आर्टिकल्स को अमेंड करेंगे ये। उस अमेंड को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना। अब इसका भी एक प्रोविज़न आप अगर पढ़ोगे एज अ जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, तो आपको आर्टिकल 368 भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है। उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि उसमें एक बहुत डिटेल एनालिसिस है। आर्टिकल 368 इज़ नॉट अ सिंपल और नॉट अ वी कैन से इट इज़ एनी ऑर्डिनरी आर्टिकल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे केस लॉस के ऊपर है और उसके एक एक डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी, बट अभी हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें हम समझ लेते हैं। ये कहता है कोई भी मिनिस्टर हो, इसका काम क्या, इसमें क्या प्रपोज किया गया है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, it says that any ministers who is in jail for the 30 day must mind 30 days talking about, यहाँ पे 30 दिनों तक अगर कोई भी मिनिस्टर जेल में जा रहे हैं या फिर हैं ऑलरेडी रेगुलर 30 डेज़ के लिए हैं, या फिर मोर ऐसे सीरियस क्राइम किया है उन्होंने जिसके लिए वो चार्ज किए गए हैं। दूसरा पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 30 डेज़ के लिए जेल। अब याद रखना 30 में इसलिए बार रिपीट कर रही हूँ, हमारे क्वेश्चन में आएगा 60 डे। ठीक है, तो उस 60 डे को नहीं याद करना है, हमें 30 डे याद करना है। ठीक है, तो मैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा आपको एनालाइज करा रही हूँ। और सीरियस क्रिमिनल चार्ज होगा, सेकेंड पॉइंट हो गया, तो उनको अपने पोजीशन से रिमूव करना पड़ेगा। अब वो दे विल नॉट बी अंडर देयर पोजीशन, मतलब वो जो भी होल्ड कर रहे हैं पोजीशन, दे विल नॉट बी कंटिन्यू विद दैट पोजीशन। इस बिल के अकॉर्डिंग, अभी ये पास नहीं हुआ है, ये सिर्फ बिल है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये बिल बनाया गया है। और इसमें क्या लिखा है, अभी जो करंट के होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस बिल को। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने किया है। ठीक है, और बट इट हैज़ फेस अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, इसमें बहुत ज़्यादा अपोजिशंस भी आ रहे हैं। इट हैज़ बिन सेंड टू द जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी फॉर द रिव्यू। अब इस पर जब बहुत ज़्यादा अपोजिशन पार्लियामेंट में आया
इसके लिए एक कमेटी बनाई गई कि इसके बारे में आप स्टडी करिए। अगर हो सके तो इसको अगर रिजेक्ट करना पड़े तो रिजेक्ट कर सकते हैं हम। अगर ये इसमें कुछ चेंजेस और अमेंड करके अगर इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके लॉस में जो प्रपोज किया गया है, तो सो हम कंटिन्यू इस लॉ को कर सकते हैं, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, जो पॉइंट टू पॉइंट लिखा है मैं आपको वही रीड करूँगी। नेक्स्ट ये बोला गया है, इसका एम क्या है, व्हाट इज़ द एम? द एम इज़ द बिल एम टू प्रोटेक्ट द पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन रहे। ऑफ कोर्स इतने सारे क्राइम कर करके कोई सुनवाई नहीं है उनके लिए, वो अपने पोजीशन को होल्ड कर रखे हैं और वो दे आर कंटिन्यू विद देयर मिनिस्ट्रियल वर्क। हम कैसे सोच सकते हैं कि एक मिनिस्ट्रियल वर्क कर सकता है कोई इतने बड़े क्राइम को करने के बाद? नहीं ना। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए ये बिल बन रहा है। ये बिल बना हुआ है, एक कानून बनेगा। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और इसमें इंश्योर किया जाएगा ऑनेस्टी ऑफ गवर्नमेंट। मैं इन पॉइंट्स को इसलिए रीड कर रही हूँ क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। पर्पस को दे देंगे और एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लेंगे। अगर नहीं भी आएगा तो आपके ये मेंस एग्ज़ाम में भी आएगा, किसी भी एग्ज़ाम का हो। इवन मैं जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, किसी भी यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाएगा, तो ऐसे ही पूछा जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं इसको रीड कर रही हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर ये बिल आ जाता है तो कौन कौन से प्रोविज़न्स हैं जहाँ पे इसको ऐड किया जाएगा, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसको अमेंड किया जाएगा, जिसके अंदर ये प्रोविज़न डाला जाएगा। तो ये जो लाइन डाली जाएगी आपके, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए, सेंट्रल, स्टेट और लोकल एरिया, इवन यूनियन टेरिटरी, हर जगह जो मिनिस्ट्रियल पावर है उन सबको अमेंड करेगा अगर ये बिल आएगा। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेंट्रल में आर्टिकल 75 में अमेंडमेंट होगा सेंट्रल में। अगर स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पे आर्टिकल 164, ये हमारे एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, 164 और 239 का डबल ए, आर्टिकल 239 डबल ए, ये हमारी यूनियन टेरिटरी दिल्ली के बारे में बात करेगा। इन तीनों प्रोविज़न में अमेंडमेंट होंगे। कौन सा अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट 75, अमेंडमेंट आर्टिकल 75, आर्टिकल 164, आर्टिकल 239 डबल ए। ठीक है, इन तीनों में अमेंडमेंट होंगे। और क्या है इसके अंदर? वही जो हमने पढ़ा, अगर कोई सीरियस चार्जेस हैं। अब सीरियस चार्जेस को आप कैसे डिफाइन करोगे, कौन सा ऑफेंस जो सीरियस होगा? अगर इस बिल के अकॉर्डिंग देखें, जो सीरियस ऑफेंस होगा वो ऑफेंस होंगे जो 5 साल से जिसमें ज़्यादा पनिशमेंट है। ठीक है, 5 साल से ज़्यादा पनिशमेंट है तो आपको उसमें आप इसमें इस वाले बिल में आप कवर होगे। ऐसा ऑफेंस जो सीरियस ऑफेंस हो। सीरियस ऑफेंस मीन्स 5 साल या उससे ज़्यादा किसी में पनिशमेंट दी गई हो। ठीक है, और 30 डे कंटिन्यू वो जेल में है। और क्या था इसमें? सीरियस चार्जेस जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो उनको अपने पोजीशन को रिमूव करना पड़ेगा, और अगर 31 डे हो गए और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वो रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो अपने आप ही उनकी पोजीशन डिसक्वालीफाई हो जाएगी। मतलब वो उस पोजीशन से अपने आप ही हटा दिया जाएंगे, रिमूव कर दिया जाएंगे। उनकी पोजीशन होल्ड कंटिन्यू नहीं करेगी अगर किसी चीज़ को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, और ऐसे इनके ऊपर क्राइम लगा हुआ है, चार्जेस लगे हुए हैं, जेल में है और 30 डेज हो गए हैं, अभी तक वो हटे नहीं अपने पोजीशन से, तो उनको हटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें, अब सेंट्रल लेवल पे कैसे, व्हाट इज़ अ प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? ये प्रोसीजर इसका ये होगा, अगर सेंट्रल लेवल की बात करी जाए, 75 आर्टिकल की बात की जाए, तो उसमें कौन रिमूव करेगा इनको? हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट करेंगे किसके एडवाइस पे? सीएम के एडवाइस पे। ठीक है, और हमारे इसमें सीएम हमारे यूनियन टेरिटरीज में भी हैं, तो उनसे हो जाएगा गवर्नर। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो हमारे आर्टिकल 239 का डबल ए चलेगा, आर्टिकल 164 स्टेट लेवल पे चलेगा, और आर्टिकल 75 सेंट्रल लेवल पे। ठीक है,
ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं और सब मैंने बता दिया इसके अंदर। इसमें मेजॉरिटी 368 के थ्रू जाएंगे क्योंकि इसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 बाय मेजॉरिटी, मतलब 2/3 प्रेजेंट वोटिंग होनी चाहिए। जितने लोग हैं उसमें से 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए, वोट करेंगे इस बिल को पास करने के लिए। बट अभी तक इस मतलब कि इस बिल को पास करने के लिए बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आया जिसकी वजह से कमिटीज़ बनाई गई और कमिटीज़ क्या करेंगी और कमिटीज़ इस पे अभी पता कर रही हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं, इसके बारे में नॉलेज कर रही हैं। इसमें पूरा मिला के 31 मेंबर्स हैं जो कमिटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इस टोटल 31 मेंबर्स की कमिटीज़ बनी हुई हैं। उसमें वो चेक करेंगे क्या ये बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्ट कर रहा है या फिर क्या हमारे जो पब्लिक है ओपिनियन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसका मीनिंग। क्या ये सजेस्ट करना सही है, क्या पब्लिक मानती है इस बात को कि ये बिल आना चाहिए या फिर। और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिबेट भी किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। इन सब को ध्यान में कर रखते हुए हमारी कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी। उस रिपोर्ट को भी सबमिट जब किया जाएगा उसके बाद हमारा प्रॉपर लॉ बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर इसमें इतना ही दिया हुआ है। अब इसका हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगर ये बिल आज आ भी गया तो क्या होगा, मतलब हमने पढ़ लिया, इसका पर्पस पढ़ लिया है, इसके और भी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अगर ये बिल आ भी जाता है उसके बाद उन क्या क्रिटिसिज्म क्या होगा, मतलब अगर आने के बाद क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ेंगे हम। यहाँ पे ये बोला गया है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कन्विक्शन के बेस पे नहीं हो रहा है, ये अरेस्ट के बेस पे हो रहा है। ये प्रोविज़न अगर किसी को 30 डेज़ के लिए जेल डाल दिया गया है आफ्टर अरेस्टिंग और 30 डेज़ के लिए वो जेल में है तो वो अपने पोजीशन को, एक मिनिस्ट्रियल पावर को लॉस कर देगा। तो क्या ये सही है? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये क्रिटिसिज्म है एक तरफ से। मे बी कोई अपना एक तो दो पार्टी हैं, अपोजिट पार्टी है, इन पावर है, तो जानबूझ के करा देती है। ऐसी चीज़ें होती हैं इंडिया में, तो वो सब चीज़ें होने पॉसिबल है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ से क्रिटिसिज्म पॉइंट है। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, एनालिसिस कर रहे हैं हम इसके बारे में, तो ये अपोजिट पॉइंट है। दूसरा हम अगर पढ़ें, हमने पावर इसमें इस बिल के थ्रू हम ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो होते हैं, एजेंसीज जो हैं, उनके ऊपर हमने पावर दे दिया है। उनको पावर दे दिया है कि वो पता करें और अगर वो अरेस्ट कर लिए तो उनकी इतनी बड़ी पोजीशन, जो इतना हार्ड वर्क के बाद उनको गेन होता है मिनिस्टर पोजीशन, इतनी बड़ी पोजीशन को वो लॉस कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, हम उसको पावर दे रहे हैं। तीसरा पहला पॉइंट क्या है, अरेस्ट के बेसिस पे हो रहा है। ये भी एक तरफ से अपोजिशन पार्टी में भी इनजेलस इन किसी भी रीज़न से उसको डाल सकते हैं, अरेस्ट करवा सकते हैं। उसके अगर 30 डेज ज़्यादा हो गया अरेस्ट, अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ अलग की बात है। अगर 30 दिन का अरेस्टिंग हुई है, आपको जेल, आपकी पोजीशन छूट जाएगी। वो कन्विक्शन बेसिस पे नहीं है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी अरेस्ट के बेसिस पे है। दूसरा इसमें बोला गया है, वही जो मैंने कहा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के पास पावर आ जाएगी, ये दूसरा पॉइंट है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। तीसरा ये बोल रहा है सेपरेशन ऑफ पावर। जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट पावर जो है, पार्लियामेंट्री पावर है, उसको कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही है, कहीं ना कहीं उसको इंटरफेयर कर रही है इसके थ्रू इनडायरेक्टली। हाउ दे लेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इफेक्टिवली डिसाइड द मिनिस्ट्रियल कैरियर। कैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डिसाइड करेगी किसकी, मिनिस्ट्रियल पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके कैरियर्स को, ये इसमें बात किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और इसमें मैं देखा जाए इसका मेन है कि पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करना। और अगर इसका मुझे ऐसा भी लगता है, अब अपना कंक्लूजन अगर हम दें तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बिल तो ठीक है, बिल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक, अगर कॉमन पर्सन अगर ऐसे कुछ करता है तो उनको अरेस्टिंग मिल जाती है और अरेस्टिंग के बेसिस पे मे बी उसके आगे डिसाइड हो या ना हो, बट उसको जेल तो हो जाती है। जेल होने के बाद उसकी जो कैरियर है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर और ये चीज़ क्यों मिनिस्ट्रियल लेवल पे नहीं होना चाहिए, उनको भी ये चीज़ एक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए होना चाहिए। बट
ये जो 30 डेज़ का गैप है और ये विदाउट ओनली ऑन द बेस ऑफ अरेस्ट, ये मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। इसमें आप अगर कन्विक्शन होता है या फिर बाय द कोर्ट ये प्रूफ कर दिया जाता है, चार्जशीट फाइल हो गई और उसमें ये प्रूफ करते हैं, हाँ इन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बेसिस पे, अब इस पे होगा कि ट्रायल ही नहीं होगा, ट्रायल का लेट डेट होगी, तो यहाँ पे कोर्ट के ऊपर आई थिंक रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कि विद इन अ दिस डे प्रूव हो जाना चाहिए एविडेंस के साथ। अगर वो प्रूफ कर देते हैं तो उसके बेसिस पे अगर उनकी अरेस्टिंग हुई कन्विक्शन होता है तो वहाँ पे इनको ये जो लॉ है अप्लाई हो जाना चाहिए। ये उनको मतलब ये जो पोजीशन है उनको रिमूव कर देना चाहिए इस पोजीशन से। अदरवाइज़ अगर 30 डेज़ का जो बताया है लिमिटेशन पीरियड जो 30 डेज़ का है, इसके बेसिस पे किसी को अरेस्ट इंटेंशनली कोई करवा देता है तो कहीं न कहीं उसके बेसिस पे एक रिमूवल, एक मिनिस्ट्रियल पावर को रिमूव करना, ये भी एक अपने आप में एक चैलेंज है। सो गाइस ये सारी चीज़ें हैं, आप अपना पॉइंट इस पे क्रिटिसाइज़ अगर करना है, आपको फेवर, नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी आपको बोलना है, आप कमेंट में बोल सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं। इसमें इसका मेन पर्पस ये था, अगर इसमें जो भी होगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे देना, एज अ कॉमन सिटीज़न ऑफ इंडिया यू आर गिविंग योर स्टेटमेंट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लीडर या ग्रुप को फॉलो करते हुए नहीं देना है स्टेटमेंट। आप यहाँ पे जो भी कमेंट्स करेंगे वो एक जनरल पब्लिक ओपिनियन बेस्ड होना चाहिए। सो गाइज इन दिस वीडियो हमने यही कवर कर लिया है 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसको आप चाहते हो कि मैं एक पैराग्राफ में पॉइंट टू पॉइंट समझाऊँ, तो आई थिंक वो मुझसे नहीं होगा। मैं अगर उससे भी ज़्यादा आप चाहोगे तो मैं बुक ही पढ़ा दूँगी। अदरवाइज़ मेरी इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से आप सुनो, अब डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ऐसे जनरल डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, तो मैं आपको ऐसे जनरल डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे इस पॉइंट को। आप इसको अगर थोड़ा सा रेफ़र कर रहे हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे ठीक है।